हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। उद्योग में आज हम पढ़ेंगे भारत में लोहा इस्पात उद्योग, फिर इसके बाद आएगा सूती वस्त्र उद्योग, फिर इसके बाद आएगा सूत उत्पादक राज्य, फिर आएगा सीमेंट उद्योग, फिर इसके बाद आएगा सीमेंट उत्पादक राज्य, फिर आएगा कागज उद्योग, फिर आएगा पटसन उद्योग, फिर आएगा चीनी उद्योग, फिर इसके बाद आएगा एल्यूमिनियम उद्योग, फिर आएगा नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नालको, फिर आएगा भारत एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को, फिर आएगा रसायन उद्योग, फिर आएगा उर्वरक उद्योग, फिर आएगी इसकी औद्योगिक नीतियां, 6 औद्योगिक नीतियां हैं। फिर इसके बाद आएगा ये इससे जुड़े कुछ फैक्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत में उद्योग। प्राचीन काल में कपास से सूती वस्त्र बनाए जाते थे, तो उद्योगों का इतना विकास नहीं हो पाया था। लेकिन 1845 में मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई। फिर 1855 में जूट उद्योग की स्थापना हुई। इसी से भारत में आधुनिक उद्योगों का आरंभ हुआ था। फिर उसके बाद भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, और स्वतंत्रता प्राप्ति के एक वर्ष बाद 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति को जारी किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम औद्योगिक नीति कब जारी हुई थी? 1948 में जारी हुई थी। सबसे पहला उद्योग होता है लोहा इस्पात उद्योग। भारत में लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना पश्चिमी बंगाल में कुल्टी नामक नगर में बाराकर आयरन वर्क्स के नाम से हुई थी। भारत में लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना सबसे पहले पश्चिमी बंगाल में कुल्टी नामक नगर में किस नाम से हुई थी? बाराकर आयरन वर्क्स के नाम से हुई थी। जबकि वास्तविक शुरुआत जो है वो जमशेदजी टाटा ने 1907 में सांकची नामक नगर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी स्थापित करके की थी। तो आप याद रखिएगा, इसके महत्वपूर्ण फैक्ट है लोहा इस्पात उद्योग के, कि लोहा इस्पात उद्योग की वास्तविक शुरुआत जो है जमशेदजी टाटा ने 1907 में सांकची में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी स्थापित करके की थी, जिसे हम बोलते हैं टिस्को। फिर आती है 1909 में आसनसोल के निकट हीरापुर में भारतीय लोहा इस्पात कंपनी के नाम से लोहा इस्पात उद्योग खोला गया था। 1909 में भारत आसनसोल के निकट हीरापुर में भारतीय लोहा इस्पात कंपनी के नाम से लोहा इस्पात उद्योग खोला गया था। फिर उसके बाद 1923 में कर्नाटक में भद्रावती विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड की स्थापना हुई। फिर इसके बाद आता है 1936 में ये कुल्टी और हीरापुर के जो दोनों कारखाने थे, इन दोनों को मिलाकर इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी का गठन किया गया, जिसे हम बोलते हैं इसको। पहला तो है टिस्को जो 1909 में हुई थी जमशेदजी टाटा ने। फिर 1936 में ये कुल्टी और हीरापुर दोनों कारखानों को मिलाकर इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी का गठन हुआ, जिसे हम बोलते हैं इसको, ये इसको। फिर 1937 में बर्नपुर में स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। 1937 में बर्नपुर में स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। फिर 1953 में बर्नपुर कंपनी को इसको में मिला दिया गया। ये बर्नपुर जो स्थापना हुई थी 1937 में, इसे 1953 में किसे मिला दिया गया था? इसको में मिला दिया गया था। इस प्रकार लोहा इस्पात उद्योग की शुरुआत कौन सी सदी में हुई है? 20वीं सदी में हुई है। आपको फिर से बता दूं मैं कि सबसे पहले लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना हुई थी पश्चिमी बंगाल में कुल्टी नामक नगर में, किस नाम से? बाराकर आयरन वर्क्स के नाम से। फिर वास्तविक शुरुआत जो है जमशेदजी टाटा ने की 1907 में सांकची में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी स्थापित करके, मतलब टिस्को की स्थापना करके। फिर 1909 में आसनसोल के निकट हीरापुर में भारतीय लोहा इस्पात उद्योग के नाम से लोहा इस्पात खोला गया था। फिर इसके बाद 1923 में कर्नाटक में भद्रावती विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड की स्थापना हुई। फिर 1936 में कुल्टी और हीरापुर के दोनों कारखानों को मिलाकर इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी का गठन किया गया, इसको का। फिर 1937 में बर्नपुर में स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना की गई, और इसके बाद 1953 में बर्नपुर के कारखाने या कंपनी को इसको में मिला दिया गया। फिर आता है दूसरी पंचवर्षीय योजना में ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर पश्चिमी बंगाल में लोहा इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था। यह आप याद रखिएगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर पश्चिमी बंगाल में लोहा इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था। ये ब्री के नीचे ये रे का मात्रा आ रही है, ये ग के ऊपर भी रे की मात्रा आ रही है, तो इसके इसे याद रखिएगा। ब्रिटेन के सहयोग से दूसरी पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर में लोहा इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था। फिर आता है दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही जर्मनी के सहयोग से राउरकेला उड़ीसा में लोहा इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जर्मनी के सहयोग से राउरकेला उड़ीसा में लोहा इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था। तो आप इसको ऐसे याद रखिए, ब्रिटेन में दुर्गा गई, जर्मनी में राउल गया और रूस में भिलाई गया। तो आप याद रखिएगा इसको, आपको जैसे उचित लगे। ब्रिटेन में दुर्गा गई, जर्मनी में राहुल गया और रूस में भिलाई गया।
और उसी दूसरी पंचवर्षीय योजना में रूस के सहयोग से भिलाई छत्तीसगढ़ में लोहा इस्पात कारखाने स्थापित किए गए थे। तो ब्रिटेन में कौन गया थी? दुर्गा गई। जर्मनी में कौन गया? राहुल गया। और रूस में कौन गया? भिलाई गया। स्टार्टिंग में इन कारखानों की क्षमता कितनी थी? 10 लाख टन थी। और ये तीनों कारखाने कब स्थापित हुए थे? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। और स्टार्टिंग में इन कारखानों की क्षमता थी 10 लाख टन और बाद में इनकी क्षमता बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 16 लाख टन कर दी गई थी। फिर उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना में बोकारो झारखंड में एशिया का सबसे बड़ा लोहा इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना में बोकारो झारखंड में एशिया का सबसे बड़ा लोहा इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था। 1973 में 1973 में लोहा इस्पात उद्योग में गुणात्मक वृद्धि करने के उद्देश्य से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना की गई, जो कि देश के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी कारखानों का प्रशासनिक कार्य करता है या उन पर नियंत्रण रखता है। 1973 में इस सेल की स्थापना की गई थी और इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और इस सेल में जो 3 और कारखाने विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, सेलम तमिलनाडु और तथा विजयनगर कर्नाटक को शामिल किया गया था। ये सेल की जो स्थापना हुई थी इसमें 3 और कारखानों को शामिल किया गया, विशाखापट्टनम, सेलम और विजयनगर को शामिल किया गया था। लोहा इस्पात उद्योग के लिए लोहा अयस्क तथा कोकिंग कोल और चूना पत्थर का अनुपात कितना होता है? याद रखिएगा 4:2:1 होता है। लोहा इस्पात उद्योग के लिए लोहा अयस्क का अनुपात 4, कोकिंग कोल का 2 और चूना पत्थर का अनुपात होता है 1। तो 4:2:1 अनुपात होता है। भारत जो है 328 लाख टन इस्पात का विनिर्माण कर विश्व में कच्चे इस्पात उत्पादकों में 90वें स्थान पर है। भारत जो है विश्व में कच्चे इस्पात उत्पादकों में 90वें स्थान पर है। और कितने लाख टन इस्पात का निर्माण करता है भारत? 328 लाख टन इस्पात का निर्माण करता है। जबकि भारत स्पंज लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में स्पंज निर्मित लोहे का सबसे बड़ा उत्पादन होता है, सबसे ज्यादा उत्पादन होता है भारत में स्पंज लोहे का। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम जो हैं अपने इस्पात को किसके माध्यम से बेचते हैं? सेल के माध्यम से, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से बेचते हैं। जबकि एकमात्र कंपनी जो है टिस्को, टाटा स्टील के नाम से अपने इस्पात उत्पाद को स्वयं बेचती है। जितने भी औद्योगिक उपक्रम है भारत में वो अपने इस्पात को किसके नाम से बेचते हैं? किसके माध्यम से? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से बेचते हैं। जबकि टिस्को एकमात्र कंपनी है, औद्योगिक उपक्रम है, जो कि टाटा स्टील के नाम से अपने उत्पाद को स्वयं बेचती है। 2015 में भारत विश्व में कच्चे लोहे का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। जबकि 2003 में भारत कच्चे लोहे का 8वां सबसे बड़ा उत्पादक देश था। और वर्तमान में 2015 में कच्चे लोहे का भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। चीन और अमेरिका के बाद भारत विश्व में तैयार इस्पात का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। चीन और अमेरिका में सबसे ज्यादा लोहे का उपभोग किया जाता है, इसके बाद भारत तीसरा स्थान रखता है। इस्पात क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद में 2% का योगदान देता है और 6 लाख से अधिक लोग इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। इस्पात क्षेत्र का देश के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान कितना है? 2%। और इस्पात क्षेत्र में कितने लोग कार्यरत हैं? 6 लाख से अधिक लोग इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। 1950 के दशक में भारत और चीन ने लगभग एक समान मात्रा में इस्पात उत्पादित किया था। 1950 का जो दशक था उसमें भारत और चीन ने लगभग एक समान मात्रा में इस्पात का उत्पादन किया था। 2004 में भारत इस्पात का सबसे बड़ा निर्यातक देश था, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हिस्सेदारी कितनी थी? 2.25% थी। 2004 में भारत जो है इस्पात का सबसे बड़ा निर्यातक देश था। सबसे ज्यादा भारत इस्पात का निर्यात करता था विश्व में, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हिस्सेदारी कितनी थी? 2.25% थी। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग केंद्रित हैं। छोटा नागपुर के पठार में अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग केंद्रित हैं। और छोटा नागपुर के पठार को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। जबकि खनिजों का अजायब घर वाला राज्य कौन सा कहलाता है? राजस्थान कहलाता है। अब इसके बाद आता है इस्पात उद्योग, लोह इस्पात उद्योग के बाद सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग के बारे में सभी जानते हैं कि ये भारत का सबसे प्राचीन उद्योग रहा है और विश्व में सूती वस्त्र उत्पादन में भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। चीन में सर्वाधिक सूती वस्त्र का उत्पादन होता है और उसके बाद भारत का स्थान है। भारत में आधुनिक स्वरूप का सूती वस्त्र का पहला कारखाना 1818 में कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में खोला गया था, लेकिन यह प्रयास विफल रहा था। सबसे पहले आधुनिक स्वरूप का सूती वस्त्र का पहला कारखाना 1818 में कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में खोलने का प्रयास किया गया था, लेकिन यह प्रयास विफल रहा था।
फिर 1854 में पहली भारतीय सूती वस्त्र मिल मुंबई के कवासजी डाबर द्वारा स्थापित की गई थी, जिसमें 1856 में उत्पादन शुरू हुआ था। 1854 में पहली भारतीय सूती वस्त्र मिल मुंबई के कवासजी डाबर द्वारा स्थापित की गई, जिसने 1856 में उत्पादन शुरू किया था। 1861 तक भारत में कुल 12 सूती वस्त्र मिलें खुल चुकी थी। 1854 में पहली खुली, जिसमें उत्पादन 1856 से प्रारंभ हुआ, और 5 वर्ष बाद 1861 तक आते आते भारत में कुल 12 सूती वस्त्र मिलें खुल चुकी थी। फिर 1947 तक भारत में 417 सूती वस्त्र मिलें थी, जिसमें 3 लाख श्रमिक कार्य करते थे। फिर वर्तमान में सूती वस्त्र मिलों की संख्या 2000 से अधिक है, जिसमें 40 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है। सूती वस्त्र उद्योग जो है वो उद्योग के सकल घरेलू उत्पाद का 14% भाग प्रदान करती हैं। सूती वस्त्र उद्योग से देश को सकल घरेलू उत्पाद में 14% भाग सूती वस्त्र उद्योग का होता है। और सूती वस्त्र उद्योग जो है ये कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है तथा 24.6% विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। ये 2 पॉइंट आप याद रखें कि सूती वस्त्र उद्योग का देश के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत योगदान है, 14%। और कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग, जो कितने प्रतिशत विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, 24.6% विदेशी मुद्रा का अर्जन करता है सूती वस्त्र उद्योग। 18वीं सदी के बाद विद्युतीय कर्गों का उपयोग होने लगा। पहले चरखा चलाया जाता था और फिर कपास से सूती वस्त्र का निर्माण किया जाता था, लेकिन 18वीं सदी के बाद विद्युतीय कर्गों का उपयोग होने लगा, जो कि बिजली से चलने लगे। आज देश में लगभग 1600 सूती वस्त्र तथा कृत्रिम रेशे की कपड़ा मिलें हैं, और इनमें 80% निजी क्षेत्र में है तथा शेष सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र में है। भारत जो है वो जापान को सूत का निर्यात करता है। अब आते हैं सूत उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। सबसे पहले आएगा महाराष्ट्र, फिर आएगा गुजरात, फिर आएगा तमिलनाडु, फिर आएगा मध्य प्रदेश, फिर पश्चिमी बंगाल और फिर है राजस्थान। तो सूत उत्पादक राज्य में सर्वाधिक उत्पादित करता है सूत महाराष्ट्र, जो कि प्रथम स्थान पर है। महाराष्ट्र में 112 मिलें हैं, जिनमें सर्वाधिक 54 मिलें कहां पर हैं, मुंबई में। महाराष्ट्र में सूती वस्त्र की 112 मिलें हैं, जिसमें सर्वाधिक 54 मिलें मुंबई में हैं। इसलिए मुंबई को क्या कहते हैं, सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। और महाराष्ट्र में सूती वस्त्र का देश का 39% सूती वस्त्र का उत्पादन होता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में काली मिट्टी का पृष्ठ प्रदेश तथा समुद्र की नम जलवायु और मुंबई बंदरगाह के कारण महाराष्ट्र में सूती वस्त्र का सर्वाधिक विकास हुआ है। यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है दक्कन पठार क्षेत्र में। फिर आता है दूसरा सर्वाधिक सूत उत्पादक राज्य गुजरात। यहाँ 135 मिलें हैं, जिसमें 67 मिलें अहमदाबाद में हैं, और अहमदाबाद को क्या कहा जाता है, पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। और गुजरात में देश के कुल सूत उत्पादन का 35% सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। फिर इसके बाद आता है तमिलनाडु, जो कि दक्षिणी भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य है। तमिलनाडु में 205 मिलें हैं सूती वस्त्र की, जिसमें सर्वाधिक मिलें कहां पर हैं, कोयम्बटूर में। यहां पर समुद्र की नम जलवायु और चेन्नई बंदरगाह के कारण भी तमिलनाडु में सूती वस्त्र का सर्वाधिक विकास हुआ है। तमिलनाडु में जो है देश का 6% सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। फिर चौथा उत्पादक राज्य आता है सूती वस्त्र का सर्वाधिक मध्य प्रदेश। यहाँ पर 36 मिलें हैं, और यहाँ पर देश का 5% सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। फिर आता है पश्चिमी बंगाल, जहां पर 45 मिलें हैं, और यहाँ जिसमें सर्वाधिक केंद्रीयकरण जो है हुगली नदी क्षेत्र में कलकत्ता, हुगली, हावड़ा और 24 परगना में स्थित है। पश्चिमी बंगाल में सर्वाधिक सूती वस्त्र का उत्पादन हुगली नदी के क्षेत्र में आने वाले कलकत्ता, हुगली, हावड़ा और 24 परगना क्षेत्र में है। फिर छठा राज्य आता है राजस्थान, जहां पर देश का 4% सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। और भारत में जो है सूती वस्त्र उद्योग ने स्वतंत्रता के बाद 12 गुना वृद्धि की है। याद रखिएगा कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग ने आजादी के बाद या स्वतंत्रता के बाद कितने गुना वृद्धि कर ली है, तो 12 गुना वृद्धि की है। 1947 में 351 करोड़ वर्ग मीटर का उत्पादन होता था सूती वस्त्र का, जबकि वही वर्तमान में कितना होता है, लगभग 6500 करोड़ वर्ग मीटर सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। तो आप याद रखिएगा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य हैं सर्वाधिक महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। और सर्वाधिक सूती वस्त्र मिले कहां पर हैं, तमिलनाडु में 205 मिले हैं। ये हो गया आपका पहला पार्ट कंप्लीट। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सीमेंट उद्योग, फिर आएगा इसके बाद कागज उद्योग, पटसन उद्योग, चीनी उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग। तो पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।